नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। मैंने आपसे कुछ सुझाव माँगे थे कि आपको टीचिंग अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, तो कुछ लोगों ने ईगरनेस दिखाई और उन्होंने दिखाया कि उनको जो है कुछ स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से अभी करवाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक टॉपिक करवाने के लिए। तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन और लाइक करना भी, तो आप उसमें कंजूसी मत करना। और ये ज़रूर बताना कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आपने पहले भी एनईपी का जो टॉपिक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये रिसेंट टॉपिक है और सभी जो है टीचिंग एग्जाम्स में, पेडागोजी में ये टॉपिक ज़रूर आने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। ये जो है एनईपी 2020, इससे पहले जो है हमारी दो एजुकेशन पॉलिसीज़ पहले ही आ चुकी हैं। सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एनपीई था, उसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनईपी नहीं था, जो कि वो आई थी आपकी 1968 में। 1968 में पहली पॉलिसी आई थी और जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी थी। तो उस समय ये आई थी। और उसके बाद जो सेकंड पॉलिसी आई हमारी, वो आई 1986 में। 1986 के टाइम जो है राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इस पॉलिसी को रिवाइज किया गया था 1992 में। और इस पॉलिसी में जो है नरसिम्हा राव जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद जो पॉलिसी आई है वो अब आई है 2020 में, 2020 में जो आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पूछा जाए कि सबसे पहली बात कि अब तक तो कितनी नेशनल पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन पर, तो वो 3 आप कहेंगे, क्योंकि जो 92 वाली पॉलिसी थी वो रिवाइज्ड पॉलिसी थी। जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी उसी में कुछ जो है मॉडिफिकेशन की गई थी। तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बताती चलूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब जो ये पॉलिसी है, इसकी चेयरमैन की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं इस पॉलिसी में। और जो कस्तूरी रंगन जी हैं, ये इसरो के जो है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके फॉर्मर चेयरमैन और यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन ये रह चुके हैं। ये इस जो एनईपी 2020 है, इसका एम है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% तक ले जाना, प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक। और इसका टारगेट जो है वो कब तक का है, 2030 तक का। कि और जो हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें जो है वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन पर इस पॉलिसी में काफ़ी जोर दिया गया है। अब जो करंट रेट है उसका वो है 26.3%, मतलब कि 2018 के हिसाब से। और इसको जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3 से 50% तक लेके जाना इसका टारगेट है। और ये टारगेट कब तक रखा गया है, बाय 2035, 2035 तक। जो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 1986 में, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 92 में उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी। और एनईपी 2020 जो ये आई है, ये 21st सेंचुरी की पहली जो है आप कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 86 में आई थी, अब से 34 वर्ष पहले आई थी। तो यहाँ से जो है वो आपका अगेन कोई क्वेश्चन बन सकता है कि कितने साल बाद जो है अगली पॉलिसी आई है। तो ये आई है 34 ईयर्स के बाद, और इससे पहली जो आई थी वो आई थी 1986 में। सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया जो है वो एक समावेशी, सहभागी और समग्र दृष्टिकोण के साथ स्टार्ट की गई। मतलब इसमें जो है आपको बताना है इसमें कौन क्या प्रोसेस शामिल रही, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी और होलिस्टिक अप्रोच के साथ। इसमें क्या है कि आपके जो हेड तो जो है, मतलब चेयरमैन जो है वो कस्तूरी रंगन जी हैं, लेकिन इस कमेटी में टोटल 9 मेंबर्स का पैनल ये था। और जो जिसको किसने अपॉइंट किया था, एमएचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको किया था, इस पैनल को अपॉइंट। और एमएचआरडी जो है, इसका नाम भी इसमें ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एमएचआरडी का नाम जो है अब बदल के एमओई कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
तो ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी पॉलिसी के तहत। अब उसको MHRD ना कहकर जो है क्या कहा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे तैयार करने के लिए पहले सुझाव मांगे गए थे, जो कि 2.5 लाख जो है ग्राम पंचायतों को, ब्लॉक्स को, 6600 ब्लॉक्स और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सुझाव देने के लिए बोला गया था, जिसमें से कुल लगभग 2 लाख सुझाव आए। नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको पता है लेट श्री जो सुब्रमण्यम जी हैं, उनकी अध्यक्षता वाली जो ये कमेटी थी, इसने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी। फिर सॉरी, फिर जून 2017 में जाकर के जो है इसका आगे ये कस्तूरी रंगन जी जो हैं फेमस साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया है कि ये पहले इसरो में भी फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और यूजीसी के भी। तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया। जब सुझाव आ चुके थे, 2 लाख लगभग सुझाव आए, तो उसके बाद जो है कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बनी और 31 मई 2019 को ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऑनरेबल HR ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को प्रस्तुत किया गया। और MHRD की जो वेबसाइट है माई गॉव इनोवेट पोर्टल, उस पर इसे अपलोड किया गया। ड्राफ्ट को लेकर नवंबर 2019 में एक मीटिंग हुई और फाइनली जो है इसको मंजूरी कब मिली, फाइनल मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनल मंजूरी जो कब मिली थी इसको, 29 जुलाई 2020 को। फिर आता है कि इसका मोटो क्या है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी का मोटो है एजुकेट, एनकरेज, एनलाइटन, मतलब शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें और प्रबुद्ध करें। तो आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे जिसमें इनमें से एक एक वर्ड को जो है अलग अलग आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वर्ड्स को चेंज कर दिया जाएगा। आपने जो है इसको सही ध्यान से पढ़ना है ऑप्शंस को। एजुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन, ट्रिपल ई है, एजुकेट, एनकरेज और एनलाइटन। फिर फाउंडेशनल पिलर्स की अगर बात की जाए तो कई जगह जो है इसके 4 फाउंडेशनल पिलर्स दिखाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 ऑप्शंस को कंबाइन कर दिया गया है। तो आप जो है ये वैसे जो इसके 5 जो हैं ओरिजिनली ये फाउंडेशन पिलर्स हैं, इन्हीं पर जो है ये कंटिन्यूअल लर्निंग को, कि लर्निंग की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, उस पर फोकस करते हुए ये 5 प्रिंसिपल हैं। क्या प्रिंसिपल है? एक्सेस, मतलब जो एक्सेसिबिलिटी है, सबकी पहुंच होनी चाहिए, शिक्षा तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। देन इक्विटी, हिस्सेदारी, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, अफोर्डेबल होनी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। आप इनको किसी एक्रोनियम की फॉर्म से भी याद कर सकते हैं, बाकी इजी हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर देखो कि पिछली शिक्षा नीति के संबंध में अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले हम प्रीवियस स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या था हमारा? 10+2 सिस्टम था। 10+2 सिस्टम में क्या होता था, देखो 20 में इसमें क्या था, 10+2 सिस्टम में फर्स्ट जो स्टेज थी उसमें 6 to 16 ईयर्स के बच्चे जो थे आते थे और 10th क्लास तक होता था ये। फिर +2 11th और 12th क्लास के लिए, +1 +2 स्टैंडर्ड के लिए 16 to 18 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स थे उनकी नीड को कैटर किया जाता था। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? 5+3+3+4 में इसको बांटा गया है। किस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो सबसे पहले इसमें क्या है, फाउंडेशनल स्टेज इसमें आती है, जिसको आप मूलभूत चरण कहेंगे। इसमें 3, इसको भी 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। 3 ईयर्स जो है वो आंगनबाड़ी की होंगी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, जिसमें 3 to 6 ईयर के बच्चों को जो है एडमिशन मिलेगा। उसके बाद स्कूलिंग की अगर बात की जाए इसमें मेन, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जो है वो शामिल होंगी, जिसमें 6 से 8 वर्ष के बच्चे होंगे। तो कुल मिला के 3+2 ये 5, फर्स्ट 5 ईयर्स। देन दूसरी स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 वर्ष की है। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे होंगे, यानी कि 3rd से 5th क्लास तक के। और 8 साल के आपके जो बच्चे होंगे उनमें FLN का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर मिडिल स्टेज जो है, मिडिल स्टेज में 6th से 8th क्लास,
और 6th क्लास में जो है वोकेशनल स्ट्रीम्स आपकी आएंगी, मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा पर इसमें बहुत जोर दिया गया है इस। और वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चे सिलेक्ट करेंगे, और वोकेशनल कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। तो हर छोटे पॉइंट से कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और फिर जो है लास्ट 4 ईयर्स आते हैं 9th to 12th स्टैंडर्ड के, जो कि हमारी सेकेंडरी स्टेज है, माध्यमिक अवस्था है। फिर उसके बाद जो है लर्निंग एट डिफरेंट स्टेजेस की अगर बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बताई फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 5 साल की होगी। इसमें बच्चे किसके माध्यम से सीखेंगे, मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इसमें रिटन वर्क पर जो है जोर नहीं दिया जाएगा, बच्चों को मौखिक रूप से पढ़ाया जाएगा, गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उनको प्ले वे मेथड से सिखाने की कोशिश की जाएगी। मल्टी लेवल जो प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और इसमें कोई भी एग्ज़ाम इस लेवल तक रिटन एग्ज़ाम जो है बच्चों के नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिर आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 ईयर्स की होगी, क्लास 3 to 5। इसमें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और इंटरेक्टिव क्लास लर्निंग होगी। मिडिल स्टेज जो कि 6 से 8 कक्षा तक के लिए है, इसमें आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया गया है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके और उसके माध्यम से अगर बच्चा कुछ चीज़ सीखेगा तो उसको लाइफ टाइम याद रहेगी, और उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो रहेगी। क्योंकि रटने की बजाय रोट जो इसमें सबसे जो चीज़ है, रोट मेमोरी मेमोराइजेशन को सबसे ज़्यादा जो है बुरा माना गया है, कि रटने पर बिल्कुल भी बल नहीं देना है। इस पॉलिसी में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई है, उनको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिखाना है सारे सब्जेक्ट्स। फिर है सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो ये 4 वर्ष की है, इसमें 9th to 12th है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होंगे, स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट चॉइस होगी, और क्रिटिकल थिंकिंग इसका पार्ट रहेगी, मतलब बच्चों को खुद सिचुएशंस दी जाएंगी और उनको वो अपनी तरीके से उस पर सोचेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर दी गई है, कि पहले जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं लिखते टाइम याद नहीं रहती हैं, तो मैं आपको वो वर्बली बता देती हूँ। आप अगर इसके नोट्स बनाएं तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा कि कोई भी हार्ड सेपरेशन जो है स्ट्रीम्स में नहीं होगा। जैसे पहले साइंस सब्जेक्ट्स और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में बहुत डिफरेंस होता था, कॉमर्स सब्जेक्ट्स अलग होते थे, तो कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। और उसमें जो है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो है, सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, तो उनको मतलब इंटीग्रेटेड तौर पर पढ़ा जाएगा, सब्जेक्ट्स का हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस शिक्षा नीति में कही गई है, वो है 360 डिग्री आपका रिपोर्ट कार्ड। होलिस्टिक मतलब जो आपकी प्रोग्रेस होगी उसको 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आपका जारी किया जाएगा, जिसके अंदर जो है आपको प्रोग्रेस के साथ साथ बताया जाएगा कि लर्नर जो है उसकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशो इमोशनल, साइकोमोटर डोमेन्स में, मतलब उसको बताया जाएगा कि पहले, मतलब ये ना कि उसकी कमियां ना दिखा करके उसमें रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा कि किस फील्ड में जो है बच्चे ने अच्छा काम किया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो और फील्ड में भी अच्छा ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, और टीचर को जो है उसकी क्रिएटिविटी को पहचान करके, उसके यूनिक फीचर को पहचान के उसको उसी फील्ड में ज़्यादा जो है मोटिवेट करना चाहिए। फिर लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें जो है किसी भी स्टेट पर कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी, ये बात मेंशन की गई है 5th क्लास तक। और जो है मदर टंग शिक्षा का माध्यम रहेगी। इससे पहले क्योंकि अंग्रेजी जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस होता था, तो बच्चे को मदर टंग में सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको जल्दी पकड़ता है। और 5th तक तो कंपल्सरी, और इसके बाद जो है प्रेफरेबली 8th क्लास तक भी जो है बच्चा मदर टंग यूज़ कर सकता है, और टीचर्स मतलब पढ़ाने में मदर टंग की हेल्प ले सकती हैं टॉपिक्स को क्लियर करने में। 3 लैंग्वेज सिस्टम होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है इसमें, जिसमें स्टेट, रीजन एंड स्टूडेंट्स वो जो है भाषा का चुनाव करेंगी। ये राज्य पे डिपेंड करता है कि वो अपने जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनको, उनमें कौन सी भाषा जो है लागू करवाए वो। और कौन सा रीजन जो है, जो रीजनल बोर्ड्स होते हैं, जो रीजनल सेंटर्स होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से भाषा का चुनाव करेंगे।
3 लैंग्वेजेस जो उनको चूज़ करनी है, उनमें से 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो भारत की नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए और 1 लैंग्वेज जो है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। सभी स्कूल लेवल व हायर एजुकेशन लेवल पर संस्कृत भाषा जो है ऑफर की जाएगी, जो कि अभी मोस्टली स्कूल्स नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट चाहे तो वो संस्कृत आगे भी ऑप्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस जो रहेंगी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सेकेंडरी लेवल से फॉरेन लैंग्वेजेस जो है ऑफर की जाएंगी। जब सेकेंडरी लेवल आपको बताया था कि क्लास 9 to 12, उस लेवल से जो है फॉरेन लैंग्वेजेस ऑफर करवाई जाएंगी। फिर कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो स्कूल एजुकेशन के, तो 2030 तक जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ जो है एजुकेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब कि सार्वभौमिक सार्वभौमिक रूप से जो है शिक्षा को अ, सब जो है एक्सेस कर सके। मुख्य तौर पर असेसमेंट जो होगा, एग्जाम्स जो होंगे वो क्लास 3, 5 और 8 में आयोजित करवाए जाएंगे। वर्ष 2025 तक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफएलएन का कंसेप्ट है। इसमें ये बताया गया है कि जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं उनमें बेसिक स्किल्स जो है काउंटिंग, उनको जो है लिटरेसी और न्यूमरेसी, उनको बेसिक स्किल्स जो है गणित संबंधी वो कुछ आनी चाहिए। और इसके लिए जो है एफएलएन का कंसेप्ट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें जो है टीचर एक्सपेरिमेंटल मेथड भी वैसे यूज़ कर सकता है। उसको एक बच्चे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए वो पिक्चर्स की फॉर्म से सिखाए, उसको कुछ गेम्स की हेल्प से सिखाए, ताकि उसको जो है बच्चे उनको एक एक्टिव लर्नर की तरह जो है वो उसमें भाग लेंगे और उनकी जो है स्किल्स जो है वो अच्छी होंगी। क्लास 6 से मैंने आपको बताया था कि कोडिंग और वोकेशनल स्किल्स जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा करिकुलम में। स्कूलों के लिए एक नया जो है मान्यता ढांचा होगा। प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। हायर एजुकेशन की बात की जाए तो जो आपकी बैचलर या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हम कहें, उनके लिए क्या है कि यूजी की जो डिग्री है, आपकी जो बैचलर डिग्री होती है वो 4 साल की रहेगी। इसमें यूजी डिग्री में मल्टी डिसिप्लिनरी, हॉलिस्टिक और ये फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। कुछ जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार या कुछ उनको बैकग्राउंड प्रॉब्लम होती है या कुछ भी उनकी लाइफ में ऐसा होता है और बीच में उनको स्टडी छोड़नी पड़ती है। तो अब तक क्या होता था कि उनकी डिग्री जो थी वो बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी अगर वो डिग्री कंप्लीट ना की जाए। तो इसमें जो है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको वोकेशनल या प्रोफेशनल फील्ड में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के बाद आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, तब आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष पूरे होने पर बैचलर डिग्री दी जाएगी। जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं जहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी जाती है, तो 3 वर्ष की आपने की है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद 4 वर्ष की डिग्री जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिग्री विद रिसर्च आपको प्रोवाइड की जाएगी, कि जिस भी एरिया ऑफ स्टडी में आप का मतलब रिसर्च सब्जेक्ट जो भी शामिल है, अगर आप हायर एजुकेशन उसके बाद लेना चाहते हैं, आपने मास्टर डिग्री करनी है, तो आपको 4 साल की जो है बैचलर डिग्री ये चाहिएगी। क्योंकि पहले मास्टर डिग्री 2 साल की होती थी जिसको हटा करके अब 1 साल की कर दिया गया है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे डिपेंड करेगा कि कुछ की अवधि 1 या कुछ की 2 साल रहेगी। एमफिल जो है अब परमानेंटली बंद हो जाएगी, एमफिल प्रोग्राम्स नहीं होंगे। इससे पहले क्या होता था कि आपको पीएचडी से पहले एमफिल करना होता था, तो वो अब नेसेसरी नहीं है, और क्योंकि एमफिल प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ और फैक्ट्स की अगर बात करें तो आपको बताया था कि मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ये पॉइंट्स, कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो 2035 तक 50% लेकर के जाना है, जो कि अब जो है 26.3 है। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीट्स को और ऐड किया जाएगा। सब्जेक्ट्स की फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वेरियस एंट्री या एग्जिट जो है आपको बताया वो अलाउड होगी। और ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिस्टम भी रहेगा। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनेगा, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स का क्या है कि बीच में कुछ स्टूडेंट्स को जो है कई बार यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से करनी होती है या किसी और बोर्ड से, तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिस्टम जो है वो चलेगा। आपने कुछ 1 ईयर कहीं से कंप्लीट किया है और आपको अगर फिर जो है आपका जो है स्टडी सेंटर या आपको जो है यूनिवर्सिटी चेंज करनी है तो कर सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है HECI, उसकी आपकी जो कमीशन बोर्ड ये रखा गया है, इसकी 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स काम करेंगे। एक होगा रेगुलेशन के लिए, नियंत्रण के लिए, जिसको नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल कहा जाएगा। स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए जर्नल एजुकेशन काउंसिल काम करेगी। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल काम करेगी फंड्स प्रोवाइड करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए। और एक्रीडेशन के लिए जो है, मान्यता के लिए जो है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल होगा। 15 ईयर्स में जो है कॉलेज की जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के साथ एफिलिएशन जो है समाप्त तो हो जाएगी। आपको बताया था शुरू में कि जो है मान्यता का अलग ढांचा होगा, तो ये था कि 15 साल में जो है कॉलेजेस की जो मान्यता है वो ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से जो है उनको स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा, जो उस टाइम जो है एक्रीडेशन काउंसिल सेट करेगी। फिर बात एक्रीडेशन काउंसिल उनको जांचेगी, स्टैंडर्ड सेट कौन करेगा? जर्नल एजुकेशन काउंसिल। फिर आगे बात करते हैं हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की। बात की जाए तो 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए आपका NCF काम करेगा, NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, जो कि आपको बताया था कि फाउंडेशनल स्टेज जो है उससे संबंधित है। तो ECCE की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखनी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और NCF फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि टीचर्स के लिए उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो है NCF फॉर टीचर्स होगा। NCF फॉर अडल्ट एजुकेशन होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य थे जो मुझे आपके साथ साझा करने थे। और कुछ और एक चीज़ और बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो है वो इसका फर्स्ट फेज बिगिन हो चुका है। 2021 से ये इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई और 2025 तक जो है इसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया नई एजुकेशन पॉलिसी को, तो सबसे पहली स्टेट जो है वो है आपकी कर्नाटका, जिसने जो है अगस्त 2021 में इसको इम्प्लीमेंट किया। तो आप कुछ और टॉपिक्स पर अगर वीडियो चाहते हो, ऐसे ही अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी KVS का एग्ज़ाम आ रहा है, बाकी UGC नेट का एग्ज़ाम, CTET के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अच्छे से आप इसको कवर कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। और बाकी जो आपको टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए MCQs लेकर के आएँ टॉपिक्स रिलेटेड, जिनका डिटेल में हम सोल्यूशन भी साथ में डिस्कस करें, तो आप जो है मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।